हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की ये आरंभ बैच की सीरीज। इससे पहले के वीडियोस पे भी हम लोगों ने यूडब्ल्यूटी के क्वेश्चंस बनाए थे। आज के सेशन पर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन के मिक्स्ड क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के बनाने वाले हैं हम लोग। आज के सेशन का मेजर जो इंटरेस्ट का पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएल जेई 2022 के पेपर से निकाले हुए भी कुछ सवाल आपको दिखेंगे, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और भी यहाँ पर एडेड हैं, तो मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। जो बच्चे यूपी पीसीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, और प्लस साथ में जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रहेगा ही बेनिफिशियल। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आपके लिए अगला सब्जेक्ट जो है स्टार्ट होने जा रहा है। एक बार जल्दी से बता दूं, ये वन सब्जेक्ट वन वीक के कंसेप्ट के हिसाब से ये सीरीज़ आपके लिए चल रही है, और जल्दी ही आपके लिए ये सीरीज़ लाइव के फॉर्म में भी मैं लेकर के आऊँगा। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जा रहा है जिसकी वजह से मैं अभी लाइव नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सही रेगुलर ये सेशंस आते रहें। ठीक है, तो अभी हम लोगों का यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो समय था वो तो 6 जनवरी तक का था, बट आज भी हम लोग इसका जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है वो बनाएंगे आज 9 तारीख को भी, क्योंकि इसमें कुछ एक पोर्शन जो है उसको और कवर करना बचा हुआ है, जिसको बनाने के बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का अपना सब्जेक्ट जो है उसका क्वेश्चन आपको अगले दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मजा आएगा, मस्त तरीके से आप लोग बनाते रहिए। और बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। एक चीज जरूर से करिएगा, मार्क्स अपने देखते जाइएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं आज के सेशन के एंड पर। ठीक है, चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो बिना देरी किए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो लेकर के आता हूँ आप सबके सामने स्क्रीन पर। आज है 9 जनवरी और डे 16 पे हम लोग अपने पहुंच चुके हैं, और अपना जो टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, आप देख सकते हैं हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, सबसे क्वेश्चन आ रहा है। चलिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको ऑन स्क्रीन लेकर के आ गए हम लोग, और ऑन टाइम लिमिट के भीतर आपको कोशिश करना है कि इस सवाल को मस्त तरीके से आंसर करें। चलिए देखते हैं सवाल में पूछता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इन द केस ऑफ इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू वन कैंडेला। इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी में इसमें से कौन सी डेटा जो है वो वन कैंडेला के बराबर होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज 4 पाई, सेकंड ऑप्शन इज 8 पाई, थर्ड ऑप्शन इज 2 पाई एंड लास्ट ऑप्शन इज 6 पाई। वन कैंडेला, देखिए जब कैंडेला की बात होती है ना, इक्विवेलेंट टू वन कैंडेला आपको पूछता है। एक कैंडेला की जब बात होगी तो हम लोग बेसिकली कैंडल पावर की बात करते हैं, दैट इज ल्यूमेन अपॉन 4 पाई, जब सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में आप उसको डिनोट करते हो। तो 4 पाई का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के अंदर सही है। इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी में बोलता है कि इक्विवेलेंट टू वन कैंडेला, वन कैंडेला अगर बोल रहा है तो 4 पाई शुड बी द राइट आंसर। 4 पाई का जो फॉर्म रहता है उसको सही माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ल्यूमिनेंस के फॉर्म पे अगर हम देखें तो एक कैंडेला जो है, इसी को कैंडल पावर के फॉर्म में भी लिखते हैं। बेसिकली ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करता है। ठीक है, जिसको कि आई के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या पूछता है भाई, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव से है। जो भी बच्चे सी एस पी जी सी एल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो यू पी पी सी एल जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो एस एस सी जेई की तैयारी कर रहे हैं, और जो आने वाले समय में आर आर बी से जेई की वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मस्त तरीके से ड्राइव्स के क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप स्टडी करके रखिएगा। काम का चैप्टर है। अभी अभी पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में ड्राइव से खास कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ड्राइव से अब क्वेश्चंस भी दिखने वाले हैं, तो प्रिपेयर्ड हमको रहना है। वैसे भी अपने सिलेबस का पार्ट भी है ये। लिखता है ना, इलेक्ट्रिकल ड्राइव द कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रोल यूनिट इसमें से किसको सिग्नल भेजता है। ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज मोटर, सेकंड ऑप्शन इज लोड, थर्ड ऑप्शन इज सेंसिंग यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन इज पावर मॉड्यूलेटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पावर मॉड्यूलेटर। कैसे करेक्ट आंसर है, चलिए इसके लिए मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो है वो दिखा देता हूँ, आपको बढ़िया से इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल ड्राइव का जो फ्लो चार्ट होता है वो बिल्कुल ही फिक्स्ड फ्लो चार्ट रहता है। उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें रहती है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है पावर मॉड्यूलेटर। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पर मोटर यूनिट, फिर इधर होता है लोड। सो दिस इज द पावर मॉड्यूलेटर। सो दिस वन इज द पावर मॉड्यूलेटर। ये जो सेकंड है दिस इज मोटर। ठीक है,
और यहाँ से आउटपुट जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसको, लोड को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द आउटपुट टू लोड। ओके, चलिए बढ़िया। पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, पावर को हमारी ज़रूरत के हिसाब से मॉड्यूलेट करता है, मॉडिफाई कर सकता है, और वो मोटर को फीड इन करता है, ठीक। मोटर जो है वो लोड को जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए लोड को मतलब अपना एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है, यहाँ से हम लोग जो इनपुट है वो सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई। तो अगर आपका लोड कांस्टेंट लोड है, फिक्स्ड लोड है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब यही पूरा सेटअप जो है वो ड्राइव का सेटअप कहलाता है। बेसिकली ड्राइव का फ्लो चार्ट ऐसा ही होता है। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए इफ़ वी आर डीलिंग विथ अ वेरिएबल टाइप ऑफ लोड, लोड हमारा वेरिएबल है, समय के साथ वेरी कर सकता है, किसी भी सिचुएशन पे वेरी कर सकता है। सो इन दैट केस अब आपको ड्राइव में एडिशनली फीडबैक लूप भी जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे केस में जब फीडबैक लूप जोड़ेंगे तो वो मोटर के बाद से शुरू होता है, मोटर के बाद से शुरू होता है लूप का हिस्सा। और इसमें सबसे पहला पोर्शन जो आता है, सबसे फर्स्ट पोर्शन जो आता है, दैट इज द सेंसिंग यूनिट। दिस इज द सेंसिंग यूनिट। तो ड्राइव में सबसे पहले तो सेंसिंग यूनिट का पार्ट आ गया, किसमें, फीडबैक लूप में, ठीक। सेंसिंग यूनिट का जो सेंसिंग यूनिट क्या करता है ना, सेंसिंग यूनिट किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसका काम बस इतना है कि लोड में क्या वेरिएशन आ रहा है उसको वो सेंस करके आपको बताएगा। अब इसको कंपेयर करने के लिए आपके पास होता है एक कंट्रोल यूनिट, इसको कंपेयर करने के लिए आपके पास होता है एक इस तरीके का कंट्रोल यूनिट। दिस इज योर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के पास क्या होता है ना कि हम लोग पहले से एक कंट्रोल पैरामीटर रखे होते हैं, हमने इस कंट्रोल यूनिट को पहले से एक डिफाइंड कंट्रोल पैरामीटर बता के रखा है। दिस इज आवर कंट्रोल पैरामीटर। ये पैरामीटर हम लोग पहले से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको प्रोवाइड करके रखते हैं। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सेंसिंग यूनिट से जो डेटा मिला और हमने जो इसको कंट्रोल पैरामीटर दिया है, दोनों को कंपेयर कर लेता है, ठीक है। सेंसिंग यूनिट से जो डेटा आया और हमने जो इसको जो पैरामीटर दे के रखा है उसको ये कंपेयर करेगा और देखेगा कि हमको ट्रिगर करना चाहिए मॉड्यूलेटर को या नहीं करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि सब ठीक चल रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही अगर उसको ये डिटेक्ट होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ी है और जो पैरामीटर दिए हैं वहाँ पे पहुँच चुका है डेटा हमारा लोड की तरफ का, तो वो क्या करता है, तुरंत कंट्रोल पावर यूनिट को कमांड दे देता है और पावर यूनिट को बोलता है, पावर मॉड्यूलेटर को बोलता है कि अब आप सप्लाई में इतना चेंजेस लेकर के आओ, क्योंकि जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया था वो क्राइटेरिया अब मैच हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि ओवर स्पीड से हमको रोकना है इस मशीन को, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ड्राइव का एग्जांपल, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जैसे आजकल बन रही है, तो इलेक्ट्रिक कार में भी आजकल ड्राइव दिया जा रहा है, एक इस टाइप का कंट्रोलिंग ड्राइव भी प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिक कार की स्पीड जो है या मोटर जो है वो डेंजरसली हाई स्पीड तक जा सकता है, तो हालांकि उसकी आर्मेचर वगैरह की करंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर डीसी के फॉर्म में है तो, एसी का फॉर्म है अगर मोटर में, तो और भी अलग अलग तरीके से आप कंट्रोलिंग प्रोवाइड करते हो। लेकिन एक बड़ा मेजर कंट्रोल ये होता है कि अगर सपोज कर लीजिए लोड जो है आपका डेंजरसली ड्राइव करने लग गया बहुत हाई स्पीड पे, तो स्पीड के लिए गवर्नर लगा होता है, ठीक है। गवर्नर के साथ एसोसिएटेड रहता है ड्राइव्स, और ड्राइव्स का काम ये रहता है कि उसकी आरपीएम को फिक्स कर दिया जाता है उसके अंदर, कि मशीन आपका इतनी आरपीएम तक ही जा पाएगा, उससे ज़्यादा आरपीएम पे अगर गया तो सेंसिंग यूनिट के अंदर का जो डिजिटल टैकोमीटर होता है वो लगातार चेक करता रहेगा। मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि भाई 15,000 आरपीएम मैक्स है, 15,000 आरपीएम जो है ये मैक्स है, जिस समय ये रोटेट होते हुए 15,000 आरपीएम पे पहुंच जाए, सेंसिंग यूनिट का टैकोमीटर क्या करेगा, वो तुरंत सेंस करेगा, कंट्रोल यूनिट को कमांड भेजेगा। अब ये 15,000 आरपीएम जो मैंने लिखा, ये मैंने अपने कंट्रोल पैरामीटर में सेट कर रखा है पहले से, कि भाई नज़र रखे रहना, जैसे ये 15,000 आरपीएम को पार करेगा बंद कर देना या स्पीड को कम कर देना, इनपुट करंट जो है रिड्यूस कर देना, ठीक है। तो जब तक 14,000 आरपीएम है कोई दिक्कत नहीं है, 14,999 भी है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही 15,000 आरपीएम पे पहुंचेगा कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जैसे ही कंपेयर करते करते डेटा इक्वल आ गया या इससे ऊपर गया, उस कंडीशन में कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर को कमांड भेजेगा और करंट की कमी करवा देगा, यहाँ पे रिड्यूस करवा देगा इस मोटर को मिलने वाली करंट को। तो कंट्रोल यूनिट का सीधा कनेक्शन होता है पावर मॉड्यूलेटर से। समझ गए आप इस चीज़ को। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल ने आपको यही पूछा कि इन द इलेक्ट्रिकल ड्राइव द कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब तो सभी का फंक्शन आप बता सकते हैं, सबके बारे में अपन ने देख लिया, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इसीलिए राइट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा
है ना। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों ने एकदम सही सॉल्व किया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसको डील करिए। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेस। जब जब रेजिस्टेंस फर्नेस की बात होगी तो हमेशा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके दिमाग में चलना चाहिए। रेजिस्टेंस फर्नेस बोला तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फंडा ही वही है इसका। और अगर जूल्स लॉ के बेसिस पे ये काम कर रहा है तो फिर आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से काम करेगा या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं कंट्रोल करने की, सिर्फ इसी दो चीज़ से आप हीट कंट्रोल कर सकते हो, इन्हीं चीज़ों से। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है बाय चेंजिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड। कौन सा मेथड यूज नहीं होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए? तो फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है वो नहीं यूज होता है, मतलब ये राइट आंसर है हमारा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदलने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो फ्रीक्वेंसी पे तो वो निर्भर ही नहीं कर रहा है, क्यों दिक्कत आएगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ऑप्शन बोलता है कि चेंजिंग द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। सी ऑप्शन बोलता है चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। लास्ट ऑप्शन बोलता है इंटरमिटेंट स्विचिंग। ये सभी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है, सिर्फ ए ऑप्शन को छोड़ के, फ्रीक्वेंसी वाले पर नहीं डिपेंड करेगा। तो ये मेथड कभी नहीं यूज़ करते हम लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मशीन ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मशीन है, ये कौन से वेल्डिंग सिनारियो पे काम करती होगी, कौन से सिनारियो में? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि बोथ द वोल्टेज एंड करंट ऑपरेट्स एट हाई वैल्यूज। वोल्टेज और करंट दोनों ही हाई वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे। देखिए वेल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक में जब जब हम इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का फॉर्म यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि करंट की मैग्नीट्यूड हमको हाई चाहिए होती है। करंट की मैग्नीट्यूड जितनी हाई होगी ऑब्वियसली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो डिपोजिशन भी वहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। डिपोजिशन की रेट को बढ़ाने के लिए हमको करंट ज़्यादा चाहिए होता है, ना कि पोटेंशियल। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, अब ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेल्डिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो आप मान के चलिए कि आपको 1000, 1500, 2000 एम्पियर्स के रेंज की करंट भले दे रहा है, लेकिन वोल्टेज को वो मान के चलिए कि 2 से 10 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है आउटपुट साइड पर। तो मतलब वोल्टेज लो होना चाहिए, करंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए। थिकनेस ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी करंट है वहाँ पर रिक्वायर्ड। मटेरियल की थिकनेस, मटेरियल की कंपोजिशन, और किस लेवल पे आपको वेल्डिंग करना है, क्या मोल्टन पूल क्रिएट करना है या केवल वेल्ड करना है। अब वेल्ड में भी आप देखेंगे कि किस टाइप का वेल्ड आपको करना है, ग्रूव वेल्डिंग कर रहे हो तो अलग, फिलेट वेल्डिंग कर रहे हो तो अलग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है लो ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड हाई ऑपरेटिंग करंट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो है वो इस पर मैच नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फिर तुरंत। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, डन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आते हैं फिफ्थ, अपने 5वें सवाल पर। बन रहा है ना यहाँ तक? आप सभी से मस्त से एंजॉय कर रहे हैं, बना रहे हैं ना सभी लोग क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी बनाइए। ये वाला सवाल जो है इसको बना करके देखिए, लिखा हुआ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स इज वर्किंग टेम्परेचर वेरी हाई। इसमें से कौन से बल्ब के लिए वर्किंग टेम्परेचर जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है? तो भाई एलईडी लैम्प को तो पहले ही हटा दीजिए, इसकी वर्किंग टेम्परेचर बड़ी कम होती है। ठीक, अब रह गया फ्लोरेसेंट, इनकैंडिसेंट, नियॉन। है फ्लोरेसेंट को भी हटा दीजिए, फ्लोरेसेंट देख के ही बिल्कुल बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल टाइप का दिखता है। ठीक है, वाइट कलर की लाइट बढ़िया जलती रहती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब लैम्प जो है उसको लो प्रेशर डिस्चार्ज लैम्प या लो प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैम्प भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है टेम्परेचर वाइज बहुत ज़्यादा हायर रेंज नहीं अटेंड करता है। हायर रेंज कौन अटेंड करेगा टेम्परेचर का? सोचिए, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को फॉलो करेगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को कौन फॉलो करेगा? जो फिलामेंट वाला बल्ब होगा, जिसके अंदर फिलामेंट लगी होगी, और फिलामेंट वाला बल्ब इस पूरे के अंदर से एक ही है, ऑप्शन बी। सो दिस इज आवर आंसर। इनकैंडिसेंट लैम्प वाला जो बल्ब होता है उसमें ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा जो फिलामेंट लगा होता है, ये जो फिलामेंट लगा होता है ना इस तरीके का, इसको यहाँ से ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड ऐसे किया जाता है, और फिर ये जो बल्ब रहता है, ये जो बल्ब का सेक्शन रहता है ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग टेम्परेचर रहती है वो बहुत हाई रहती है, बहुत अच्छे लेवल की वर्किंग टेम्परेचर जाती है। कितना अच्छा, मतलब कितना? तो इसकी वर्किंग टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 3400 डिग्री केल्विन तक जाती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट किसका? टंगस्टन का। केल्विन में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में अभी नहीं बता रहा हूँ। तो दिस इज इन केल्विन। तो
और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3100 के आसपास जाता है टेंटलम का, 3100। ये सब अप्रॉक्स डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 3100 डिग्री केल्विन पे जाता है टेंटलम। अब टेंटलम के बाद अगला हायर टेम्परेचर अटेन करने वाला जो रहता है वो ऑस्मियम रहता है। 2600 के आसपास तक ऑस्मियम का टेम्परेचर रेंज जो है वो जाता है। तो केल्विन में बता रहा हूँ ये भी, ठीक है। ये भी डेटा जो है वो केल्विन में ही है, ठीक। 2900 डिग्री केल्विन फॉर ऑस्मियम। तो भाई टेम्परेचर रेंज के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर इसमें टंगस्टन आता है, सबसे ऊपर टंगस्टन आता है। होने को तो कार्बन वाले को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो, बट कार्बन के साथ क्या होता है कि उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर नहीं, उसका मेल्टिंग वाला पॉइंट बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंटीग्रेट भी होने लग जाता है, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है कार्बन ऑलरेडी। तो डिपोजिशन एक एंड से दूसरे एंड होने लग जाता है। तभी आप देखिएगा कार्बन आर्क लैंप जब जब आप देखेंगे, देखिएगा उसका एनोड साइड को हमेशा थिक रखते हैं एज कम्पेयर टू द कैथोड साइड। तो वो जो डिफरेंस रखना पड़ता है ना, वो उसी डिसइंटीग्रेशन को मैनेज करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फिर? इनकैंडिसेंट लैंप। ये बाकी के दो आपके डिस्चार्ज लैंप है और एक एलईडी है जिसका कि एमिशन बेस्ड प्रिंसिपल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। बोलता है सिंगल फेज टू थ्री फेज कंपोजिट सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंगल फेज टू थ्री फेज कंपोजिट सिस्टम को क्या बोला जाता है? देखिए जब जब ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं ना, इन द केस ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड क्या यूज करते हैं? ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या मेथड्स है हमारे पास, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट बेसिकली क्या होता है, एक एसी सिस्टम हो गया, एक डीसी सिस्टम हो गया और एक कंपोजिट सिस्टम हो गया। कंपोजिट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एसी और डीसी के बेनिफिट्स का यूज़ करते हैं। एसी के अंदर भी फिर दो वैरायटी आ जाती है कि एसी में या तो हम सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और या फिर थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी का अगर यूज़ करना है तो उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है और दूसरा जो इंडक्शन मोटर्स थ्री फेज के होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रोबस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा वो लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं। तीसरा वो जो इंडक्शन मोटर्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंसी वाइज बढ़िया रहते हैं, उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी हाई रहती है, ओवरलोड बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़िया रहती है उनकी एज़ कम्पेयर टू द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इतनी सारी खूबी होने की वजह से हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम थ्री फेज का इंडक्शन मोटर जो है उसको लोकोमोटिव को चलाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई ट्रांसमिशन की जब आप बात करोगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे जब आप सिंगल फेज एसी सप्लाई भेजते हो तो लाइन रिएक्टेंसेस को वो कम कर देता है। लाइन रिएक्टेंस देखिए हम बात कर रहे हैं ओमेगा एल की, और ओमेगा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा एल को मैं फ्रीक्वेंसी से रिलेट करूंगा तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन पे है। तो अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर देता हूं तो अपने आप ही लाइन रिएक्टेंस भी कम हो जाती है। तो लाइन की रिएक्टेंस ट्रांसमिशन के समय जो लॉसेस हैं उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है जस्ट इन बाय यूजिंग द सिंगल फेज एसी ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के मामले में सिंगल फेज एसी बहुत बढ़िया है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए आपको थ्री फेज एसी चाहिए। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसमिशन पूरा हम सिंगल फेज में कर लेंगे और आखिरी में फेज कन्वर्टर्स का यूज़ कर लेंगे और वही फेज कन्वर्टर थ्री फेज में कन्वर्ट कर देगा आपकी सप्लाई को, जिससे कि आपको एफिशिएंसी भी बराबर मिलेगी और ट्रांसमिशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये होता है कंपोजिट सिस्टम के भीतर। कंपोजिट में भी बेसिकली दो वैरायटीज़ रहती है, एक सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम होता है और एक सिंगल फेज एसी टू थ्री फेज एसी सिस्टम होता है। तो जो सिंगल फेज एसी टू थ्री फेज एसी सिस्टम होता है इसी को बोलते हैं कैंडो सिस्टम। और दूसरा जो होता है दैट इज सिंगल फेज एसी टू डीसी की, भाई सिंगल फेज एसी का ट्रांसमिशन कर रहे हो और डीसी मोटर आपने लगा रखा है कि डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है मशीन में, तो इसमें लोकोमोटिव में, तो ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैंडो सिस्टम। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना और आपको बताना है कि उसके बारे में लिखी हुई कौन सी बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्विचिंग ऑफ अ लैम्प इन अ हाउस प्रोड्यूसेस नॉइज इन द रेडियो। हाउस में कोई लैम्प को स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, उस कंडीशन में जो वहाँ लगा हुआ रेडियो है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस द आर्क कॉन्टैक्ट अक्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। द स्विचिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस आर्क अक्रॉस द सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट, ठीक। जो
जो सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट है वहाँ पर एक आर्क क्रिएट होता है स्विचिंग से। बिल्कुल सही बात। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 2 जो है वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, ये जो रेडियो में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, रेडियो में इंटरफेरेंस नहीं मतलब जो नॉइज़ क्रिएट हो रही है, इस नॉइज़ का मेजर कारण ही यही है कि स्विचिंग की वजह से जो आर्क का क्रिएशन हो रहा है वो उस नॉइज़ का कारण है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सही है ना, और फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न है ये। तो ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी बोलता है फर्स्ट गलत है और सेकंड ट्रू है, ये भी रॉन्ग। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल लेते हैं अब यहाँ से। अगला सवाल शायद कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बोलता क्या है। लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लैम्प्स ईच हैविंग 300 ल्यूमेंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एवरेज इल्यूमिनेंस ऑफ 50 लक्स ऑन अ 4 मीटर क्रॉस 3 मीटर रेक्टेंगुलर रूम। रूम की एरिया गिवन है, आपको इल्यूमिनेंस की वैल्यू जो है ई की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। आपको बोलता है नंबर ऑफ लैम्प बताओ। अगर एक एक लैम्प 300 ल्यूमेंस का है और 300 ल्यूमेंस की लैंप की हमको रिक्वायरमेंट है सो दैट कि हमको 50 लक्स का इल्यूमिनेशन मिल जाए 3 क्रॉस 4 मीटर के रूम में। एरिया ऑफ द रूम कितना है, 4 इंटू 3, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई इज इक्वल टू 50 लक्स। ठीक है, और ल्यूमेन क्या है, ईच लैंप, इसका ल्यूमेन यानी कि फाई की वैल्यू है 300 ल्यूमेंस, 300 ल्यूमेन। इतना डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ई की वैल्यू अगर इल्यूमिनेंस मुझे बताना है तो आई नो दैट ई इज इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाई ए। ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट एन यहाँ पे मिसिंग है, ये ध्यान रखिएगा। एन इज द नंबर ऑफ लैंप, इसको छोड़ के बाकी तीनों डेटा गिवन है क्या, इसको छोड़ करके पूरा का पूरा डेटा गिवन है कि फाई आपका ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, एन जो है वो नंबर ऑफ लैंप्स हो गई, ए जो है वो क्या चीज़ है, एरिया, जिस जिस सरफेस की एरिया की बात कर रहे हैं, और ई जो हो गया अपना इल्यूमिनेंस हो गया, सब दिया हुआ है ना, यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। सो वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू E into A divided by 5, which is further equal to 50 multiplied with 12 upon 5। 5 की वैल्यू 300 है। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। एन की वैल्यू जो है कि ऐसे दो लैंप लगाएंगे तो इतने बड़े एरिया में 50 लक्स के इल्यूमिनेंस को अचीव करना पॉसिबल है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, ऑप्शन डी सॉरी, कि 2 जो है दिस इज द राइट आंसर। एन की वैल्यू सीधे सीधे निकल के आ रही है यहाँ से, बन जाएगा आप सभी से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर एंड अ स्क्रीन इज इंक्रीज्ड बाय 1%, द इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन विल बी व्हाट। इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन जो है उसका क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर एंड अ स्क्रीन, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक, ऐसा प्रोजेक्टर जो है वो रखा हुआ है आपके पास, ठीक। अब ये जो प्रोजेक्टर है इससे जो इमेज बन के आ रही है स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा सा पर्दा है, एक बड़ी सी स्क्रीन है। ऐसा कुछ, ठीक है, इस पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो भाई कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर ही होगा ये चीज़, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर तो होगा ना। ये लेट इट बी डिस्टेंस डी, इस डिस्टेंस को डिस्टेंस डी के फॉर्म में आप शो कर दो। बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड बाय 1%। पहले डिस्टेंस डी था, अब इसको मैं 1% और इंक्रीज कर रहा हूँ। सेकेंड केस में ये हो गया डी प्लस 1/100 टाइम्स ऑफ डी, डी प्लस डी बाई 100 बोल सकता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो ये 101 डी हो गया यहाँ पर, बहुत अच्छा। अब आपको बताना है कि इल्यूमिनेशन जो स्क्रीन पे अब हो रही होगी वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो मेरे पास लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो पढ़ा हुआ रखा है, और उसमें मैं जानता हूँ कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ का अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ई की वैल्यू मिलती है,
E is equals to I upon square of D. मतलब illumination at any surface is directly proportional to the luminous intensity of the lamp and it is inversely proportional to the square of the distance between the lamp, your source of light, and the surface to be illuminated. तो उसके हिसाब से कौन सा लॉ है मेरे पास? ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आई अपॉन डी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, चलो बहुत ही अच्छा। अब आपको क्या बोलता है यहाँ पे कि 1% का इंक्रीज हो रहा है। आपको ओवरऑल क्या बोलता है कि 1% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, 1% का इंक्रीज। चलिए इतने को तो मिटा देते हैं पहले। अब हमको पता है कि E की वैल्यू इज इक्वल्स टू आई अपॉन स्क्वायर ऑफ डी। ठीक, अब चेंज इन इल्यूमिनेशन आपको फाइंड करना है। आपको डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिक इल्यूमिनेशन। तो चेंज इन इल्यूमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल इल्यूमिनेशन, ये कितने का होगा ये समझना है हम लोग को। तो इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर। चेंज इन 2r डिवाइडेड बाई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ठीक, 2 इंटू डेल आर, 2 इंटू डेल आर डिवाइडेड बाई आर। इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि इस चेंज के हिसाब से है। तो मतलब 2 इंटू 1% के हिसाब से बात हो रही है ना, मतलब कि 2 इंटू 1% के हिसाब से बात हो रही है। तो ये 2% हो जाएगा, ये डेटा 2% होगा। ठीक है, अब 2% से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बस सोच के आपको बताना है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू आई अपॉन D1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हो। D2 को आप कितना लिखोगे? D2 का एक्सप्रेशन जो है उसको यहाँ से आप देख करके बना सकते हो। मतलब तरीके बहुत सारे आपके पास लिखने के। वैसे फिलहाल मेरे पास 2% की डेटा जो है वो आ गई है न्यू इल्यूमिनेशन के लिए कि 2% का चेंज हो रहा है। अब वो चेंज मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो कैसे, वो लॉजिकली आप बता सकते हो। कैसे? आप देखो डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा। तो इट विल डिक्रीज बाय 2%, क्योंकि 2% को लेके इंक्रीज भी है और इंक्रीज वाला ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे। दूरी बढ़ाने पर इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है कि जो डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल इल्यूमिनेशन कम होगा, ना कि बढ़ेगा। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा यही सवाल फिर से आ गया क्या? ओके ओके ओके, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लेट अस डिस्कार्ड दिस क्वेश्चन। ये बनाया हुआ सवाल है, इस बार प्रोजेक्टर भी लेके आया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। इस बार का जो क्वेश्चन है वो किस बारे में है भाई? चलो देखते हैं। तो इस बार का जो क्वेश्चन है आपके सामने ये लिखा हुआ है, द ल्यूमिनस एक्सपोजर इज एक्सप्रेस्ड इन। ल्यूमिनस एक्सपोजर इज एक्सप्रेस। चलिए इसका आंसर आप करिए, फिर मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है लक्स, दूसरा ऑप्शन है कैंडेला, थर्ड ऑप्शन इज लक्स सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन इज लक्स मीटर। कितने लोगों ने डी ऑप्शन ऑप्ट किया? कितने लोगों ने लक्स मीटर लिखा है इसका आंसर, ये वाला? अगर आप भी इसका आंसर लक्स मीटर सेलेक्ट किए हैं तो गलत हो गया है, रॉन्ग है ये वाला आंसर। दिस इज नॉट द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज लक्स सेकंड। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। ल्यूमिनस एक्सपोजर को ऐसे मत समझिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन से या आप कैमरा अगर यूज़ करते हैं तो उससे समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपको याद भी रहेगा। एक्सपोजर क्या होता है नॉर्मली, अगर जस्ट लेमन टर्म में आपको बताऊंगा। एक्सपोजर ये होता है कि आपकी डिवाइस या आपका कैमरा जो है फ़ोन का, उसको कितनी देर तक आपने लाइट अंदर आने दिया, कितना एक्सपोजर तक उसको अलाउ किया। जैसे आप कभी कभी फ़ोन में एक काम करिएगा, मैनुअल सेटिंग में जाइएगा, किसके? कैमरे को ओपन करिएगा, मैनुअल सेटिंग पे जाइएगा, वहाँ ये सारा चीज़ एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन देता है। एक जगह लिखा रहेगा 1/200, एक जगह लिखा रहेगा 1/60, एक जगह लिखा रहेगा 1/30, एक जगह लिखा रहेगा 1/500। तो आप अलग अलग ऑप्शन एक्सपोजर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा लाइट को अलाउ कर रहे हैं उसके लेंस तक पहुंचने के लिए, और जब ज़्यादा लाइट को आप अलाउ करेंगे तो उसकी शटर ज़्यादा देर तक खुली रहेगी, और जितनी ज़्यादा देर तक शटर खुली रहेगी उतना ब्राइट पिक्चर, मतलब आप आजकल के फ़ोन में देखते हैं ना कि लो लाइट फोटोग्राफी को ये लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं कि आप शाम के समय भी फ़ोटो खींचेंगे तो सुबह के समय उजाले के जैसी फ़ोटो आएगी एकदम, है ना? वो इसकी वजह से, ये उसका एक मेन कारण है कि आप क्या करते हैं कि शटर को ज़्यादा देर तक खुला रखने का परमिशन देते हैं,
और आपका आप जब क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेगा, देखिएगा कभी अगर आप नोटिस किए होंगे तो आपका मोबाइल का कैमरा या कोई कैमरा जो है वो थोड़ा सा समय लेगा। उस समय ना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि इमेज को स्टेबल रख के आपको खींचना होता है। मतलब आपका हाथ अगर हिल रहा है ज़रा सा भी तो इमेज बिगड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो कैमरे की स्क्रीन उतनी देर तक खुली है। तो पुराने सेंस में बोलूँ तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर ज़्यादा देर तक जो इमेज है या जो रिफ्लेक्शन है वो बन रहा है। तो ऐसा आप इसमें अलाउ करते हैं कि कितने हिस्से के हिसाब से आप इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसी को बोलते हैं ल्यूमिनस एक्सपोजर, इसी को ल्यूमिनस एक्सपोजर बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये शायद आप पहले से अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत कम लोग इसको सुने होते हैं। इसको ई ऑफ वी इंटू टी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ई ऑफ वी इंटू टी के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रॉनिक का एक्सप्रेशन नहीं है, ये इल्यूमिनेशन का एक्सप्रेशन है। एच ऑफ वी इज गिवन एज ई ऑफ वी इंटू टी। ये वी जो है इस बार विजन के लिए है। वी जो है ये इस बार विजन या विजुअल को शो करता है। यहाँ पर स्मॉल वी सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर विजुअल, कि हमको दिखने में कितना इल्यूमिनेशन दिख रहा है या दिखने में कितना एक्सपोजर दिख रहा है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपोजर एच इज गिवन एज ई मल्टीप्लाइड विथ टाइम, कि ई मतलब कितना इल्यूमिनेशन हो रहा है मल्टीप्लाइड विथ टाइम। इस तरीके से इसको शो करते हैं। तो इस जब टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इल्यूमिनेशन मतलब इसकी यूनिट हो गई लक्स और टाइम मतलब हो गया सेकेंड। तो इसी वजह से इसकी फाइनल यूनिट बनती है लक्स सेकेंड। लक्स सेकंड के फॉर्म में हम लोग इस यूनिट को समझते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। शायद मेरे पास इसकी फोटो होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस दोनों में से आपसे एक क्वेश्चन है जिसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर से करिएगा। अगर ये ऑप्शन ए है और ये मैं आपको एज ऑप्शन बी दिखाऊं, एक ही जगह की दो फोटो ली गई है सेम टाइम पर, बट ये फोटोज़ में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, जरा बताइएगा कि एक्सपोजर की वैल्यू हाई किस में है, इन दोनों में से लाइट एक्सपोजर किस में ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों में से ये जो ल्यूमिनस एक्सपोजर वर्ड जो हम लोग यूज़ किए थे, ए और बी में से किस में हाई है। कमेंट सेक्शन में आप इस चीज़ का आंसर जरूर से करिएगा। अगर आपको ये टॉपिक ये पॉइंट समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर राइट रहेगा। मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करूंगा आपके क्वेश्चन कमेंट का। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है फॉर द इंडोर लाइटिंग द रेशियो ऑफ स्पेस टू हाइट इज हाउ मच। इंडोर लाइटिंग करना है, स्पेस टू हाइट का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए। तो स्पेसिंग अगर 1 की है वो एलिजिबल है अगर 2 टाइम्स की हाइट है। तो किसी भी चीज़ का फैक्टर अगर 1:2 के फॉर्म में है, 1:2 फॉर स्पेस टू हाइट, तो इट इज़ ओके। तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपने ज़मीन से फ्लोर की जो हाइट है वो सपोज कर लीजिए कि 10 फीट की है, तो ऊपर यहाँ पे दो लैंप्स के बीच की स्पेसिंग 5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग जो है वो वहाँ पर 5 फीट की फिर अलाउड होगी। अब ये अगर सपोज कर लीजिए 10 फीट से बढ़ के इसी फ्लोर से अब लैंप की प्लेसमेंट आपको करनी है 20 फीट पर। अब बताइए कि यहाँ पे लैंप के बीच की स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए। क्या वो स्पेसिंग 5 फीट से बढ़ के 10 हो जाएगी या वो 5 से घट के अब 2.5 हो जाएगी, है ना? क्या वो स्पेसिंग अब 10 फीट की अलाउ होगी क्या, या फिर 5 से कम होकर 2.5 हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी या डबल हो जाएगी, ये आप सोच सकते हैं। तो 1:2 के रेशियो पर इसका होना जो है वो कंपलसरी होता है। ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एकदम मस्त तरीके से हम लोग आगे चल के अभी इल्यूमिनेशन के भी क्वेश्चंस बनाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और आने वाले हैं। सेशन तो आपके लिए अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ आएगा और। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स हैज़ द हाईएस्ट ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी इनमें से कौन से लैंप की सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन से कार्बन आर्क लैंप, दूसरा ऑप्शन है फ्लेम आर्क लैंप, तीसरा ऑप्शन है मर्करी वेपर लैंप और लास्ट ऑप्शन इज ऑस्मियम फिलामेंट लैंप। ऑस्मियम फिलामेंट लैंप, ठीक है। ऑस्मियम फिलामेंट लैंप की जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है वो 5 ल्यूमेन पर वॉट की होती है। एक छोटा सा रूल ऑफ थंब आपको बताता हूँ, शायद आपको याद रह जाए एग्जाम के समय भी। हमेशा कभी भी अगर आपके कंपैरिजन में, आपके किसी भी और लैंप के कंपैरिजन में अगर आर्क लैंप आता है, कौन सा लैंप, आर्क लैंप। लैंप को एकदम मेजर ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप कैटेगराइज करोगे तो फिलामेंट लैंप होता है, डिस्चार्ज लैंप होता है, आर्क लैंप होता है। 3 ही कैटेगरी के अंदर लैंप आपके पास आते हैं। ठीक,
तो कौन कौन सा लैम्प मैंने बताया, मैंने आपको बोला फिलामेंट लैम्प, फिर डिस्चार्ज लैम्प, फिर आर्क लैम्प, और फिर एक एलईडी की टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट टाइप से। तो इन तीनों में अगर तुलना करना हो कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कौन है, तो देखिए इसमें से एफिशिएंसी वाइज अगर देखा जाए ना, तो फिलामेंट वाले बहुत बढ़िया एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, और आर्क लैम्प जो होते हैं वो सबसे पुअर एफिशिएंसी वाले होते हैं, पुअरेस्ट एफिशिएंसी। तो जब एफिशिएंसी का मैटर हो और एग्जाम में ना याद आए कि कौन से वाले लैंप के बारे में पढ़े थे, भूल गए, तो इतना याद रखिएगा कि आर्क लैंप को लिस्ट से बाहर कर दीजिए। कभी उसकी एफिशिएंसी अगर अगर आप उसके टक्कर में, उसके कंपैरिजन में अगर आपके पास डिस्चार्ज लैंप है या फिलामेंट लैंप है, तो आर्क वाले का तो नंबर नहीं लगेगा, इतना श्योर है। कार्बन आर्क लैंप और फ्लेम आर्क लैंप जो है इसको पहले ही हटा दीजिए, इनकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम रहती है। कितनी रहती है? लगभग 3 से 4.5, 4-4.5 ल्यूमेन के आसपास कार्बन का रहता है, 3 to 4 ल्यूमेन पर वॉट्स, इतना कम रहता है। फ्लेम आर्क लैम्प का कैसा रहता है भाई? फ्लेम आर्क लैम्प जो होता है उसका थोड़ा बहुत और बढ़ता है, फ्लोराइड वगैरह का एडिशन होता है उसके अंदर, तो वो 8% तक चला जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 8% तक जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मरकरी वेपर और ऑस्मियम वेपर, ऑस्मियम वाले का मैंने आपको बता दिया 5 ल्यूमेन पर वॉट तक जाता है, तो अब बच गया मरकरी वेपर, कितना जाता है? 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट तक जाता है इसका, कितना? 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट्स। इस वजह से गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट ऑप्शन बैठता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप पूरा इस क्वेश्चन को? चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं फिर एंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी न्यूमेरिकल सवाल है, लिखा हुआ है कैंडल पावर, द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू द वर्किंग प्लेन इज 60 कैंडल पावर, फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स। इल्यूमिनेशन की वैल्यू अगर 15 लक्स की है तो बताइए कि वहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कितना होगा इसका। तो भाई हमको पता है ना कि इल्यूमिनेशन जो है E इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, कि जिस एरिया पे प्रोजेक्ट कर रहे हो आप और उस पर कितनी फ्लक्स जो है ल्यूमेंस के फॉर्म में वो रीच हो रही। अच्छा, फ्लक्स को आप क्या लिख सकते हो? फ्लक्स को आप लिख सकते हो कैंडल पावर इंटू स्टी रेडियंस, यानी कि ओमेगा डिवाइडेड बाई ए। और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो बताइए? ये स्टी रेडियंस ए जो है इसको आप क्या लिख सकते हो? स्टी रेडियंस ओमेगा जो है इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको ए अपॉन स्क्वायर ऑफ डी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ये वाली डेटा को इधर पे आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सी पी इंटू ए बाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ये ए और ए कट गए दोनों, आपके पास बचा सी पी कैंडल पावर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला आप गिवन डेटा के हिसाब से ये भी बना सकते हो, ठीक है? जो डेटा आपको दिया हुआ है उससे ये फॉर्मूला बन सकता है। आपको दिया हुआ है कि कैंडल पावर ऑफ द लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू द वर्किंग प्लेन इज 60 सीपी, तो ये आपको 60 दे दिया यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स, मतलब यहाँ पे आपको 15 लक्स दिया है। देयरफॉर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 बाई 15, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 6 10 5 2 ज़ा 20, 12 बाई 3, और d इज इक्वल टू अंडर रूट 12 बाई 3। ऐसे तो 4 होता है, तो d की वैल्यू 2 आ जाती है यहाँ से। तो द आंसर ऑफ d इज 2 मीटर्स। अगेन ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर है, ठीक है? तो आपको डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस की वैल्यू 2 मीटर्स आ गए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स इज यूज्ड इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ऑप्शन के हिसाब से कंट्रोवर्सी हो सकती है। यहाँ के गिवन ऑप्शन में क्या क्या है पहले पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में कौन से लैंप को इस्तेमाल करते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL। दूसरा ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट लैंप, अल्ट्रा वायलेट लैंप यूज़ करेंगे तो भूत दिखने लग जाएंगे, वहाँ पर इंसान दिखने कम हो जाएंगे लगता है। इनकैंडिसेंट लैंप तीसरे नंबर पे पूछ रहा है, इतना हीट जनरेट हो जाएगा कि ठंड के सीजन में तो समझ में आता है, बट अगर समर सीजन रहा और स्पोर्ट्स स्टेडियम में आप इनकैंडिसेंट लैंप का फ्लड लाइट बना के चला दिए तो फिर तो खेल चुके प्लेयर्स। और लास्ट ऑप्शन है मेटल हैलाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दैट इज मेटल हैलाइड। MH लैंप का इस्तेमाल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार यही आंसर हो सकता है कभी किसी समय आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन में आपको SV लैंप दिया हो, अगर सोडियम वेपर लैंप दिया है तो वो राइट आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है? फिलहाल अभी गिवन ऑप्शन में SV लैंप नहीं है, तो नेक्स्ट बेटर आंसर, नेक्स्ट गुड आंसर इज मेटल हैलाइड। तो MH का भी यूज़ करते हैं
और सोडियम वेपर लैम्प जो है इसका भी यूज़ करते हैं। इसको भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूज़ करते हैं, इसको भी स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट जो है, दोनों की यूसेज जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम पर रहती है। ठीक है, सोडियम वेपर लैम्प स्टेडियम में यूज़ करते हैं, पार्क्स वगैरह में, स्ट्रीट्स में, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनकैंडिसेंट लैम्प कहाँ पे यूज़ होता है? बेसिकली टेबल लैम्प वगैरह में कोई पड़ रहा है वहाँ यूज़ होता है, घर के अंदर यूज़ हो सकता है बेसिक चीज़ों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एमएच लैम्प जो है वो होगा। देखिए, मेटल हैलाइड लैम्प देखिए स्टेडियम में जब जलता है इस तरीके का कुछ आउटपुट देता है, ऑलमोस्ट वाइटिश कलर की लाइट आपको दिखती है। यहाँ पर हैलाइड मेटल हैलाइड के बहुत सारे पोर्शन जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। और ये भी डिस्चार्ज के फिनोमिना में, एचआईडी लैम्प इसको भी बोला जाता है, वो भी डिस्चार्ज के फिनोमिना पर ही काम करता है। चलिए भाई, ठीक है, डिस्चार्ज लैम्प्स में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ये इनकी खासियत होती है। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन लिखता है कि एक कैंडल पावर किसी सोर्स ऑफ लाइट का कितना एमिट करता है ल्यूमेन पर स्टीरेडियन। तो वन कैंडल पावर ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स, वन सीपी के बारे में बात कर रहा है। सीपी अगर लिखा हुआ है तो मतलब ये कैंडेला के बारे में बात कर रहा है, कैंडेला लिखा हुआ है मतलब आई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या एमिट कर रहा है? तो भाई हमने अभी जस्ट शायद थोड़ी देर पहले ही देखा था कि आई का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका फाई यानी कि ल्यूमेन, और सॉलिड एंगल का मतलब हो गया स्टी रेडियंस। तो ल्यूमेन पर स्टी रेडियंस, वन ल्यूमेन पर स्टी रेडियंस यानी कि ऑप्शन ए, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो यूडब्ल्यूटी में ना ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको बनाते रहना है। आगे चल के 3 फेब के बाद तो आपके लिए रेगुलर सेशंस और लेकर के आऊँगा, और जल्दी ही आप सबके लिए एसएससी जेई एग्जामिनेशंस की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है। तो मस्त से प्रिपरेशन करते रहिए। टेस्ट सीरीज़ जो रहेगी वो प्योरली एसएससी जेई ओरिएंटेड ही रहेगी, तो उसमें कुछ भी और मिलावट नहीं रहेगा। जो सवाल रहेंगे एसएससी जेई को ही ध्यान में रख के बनाए हुए सवाल रहेंगे पूरे। तो आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, और प्लस आपको एक अच्छा वाइड रेंज का एक्सपोजर जो है मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जेई 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए कोर्स जो है ऑफिशियली एसएससी जेई का डेडिकेटेड कोर्स, जो कि संग्राम बैच के नाम से डेल्टा एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है, वो लॉन्च हो चुका है। 10 तारीख से यानी कि 10 जनवरी से उसमें क्लासेस होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। 10th ऑफ जैन से उसमें क्लासेस होनी शुरू हो जाएंगी, फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, 10 जनवरी सुबह 10 बजे। स्टार्टिंग सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मंडे टू सैटरडे इसमें क्लासेस होंगी रेगुलर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप बिल्कुल उस पर ज्वाइन होना ना भूलें, मस्त तरीके से ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी सारे बच्चे उस पर ज्वाइन हुए हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में भी, और साथ में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सारी की सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे ही कंडक्ट होगी, नोट्स वगैरह यहाँ के पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल मस्त डिस्काउंटेड ऑफर प्राइस पर चल रहा है, 821 रुपये के, 821 रुपीज़ के ऑफर प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आगे चल के इसकी प्राइजेस चेंज हो सकती है, बट आपके लिए अभी फ़िलहाल ये पूरा मस्त एकदम इंट्रोडक्टरी वाले ऑफर पर चल रहा है। तो मज़े से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको, और पूरा का पूरा प्लान शेड्यूल मैंने आपको वीडियो में बताया। एट द एंड यहाँ पर वो वीडियो आपको दिख जाएगी जिसमें हम इसका पूरा शेड्यूल डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कोशिश रहेगी यूट्यूब पर आपके लिए ये सारी सीरीज़ जो अभी चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहे, और आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस लेकर के लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो आज कितना स्कोर किए बताइएगा। और एक होमवर्क क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था एक्सपोजर दोनों फोटोज़ में से किस में ज़्यादा दिख रहा है, वो ज़रूर से आंसर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।